हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो कि काफ़ी एडवांस प्रॉब्लम भी है। और इस वीडियो से आपको और इस प्रॉब्लम से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इसको आप अच्छे से समझिए और इस प्रॉब्लम को पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा स्टूडेंट्स, और दोनों ही बहुत कमाल के सॉल्यूशंस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देर इज अ पैराबोलिक शेप ब्रिज अक्रॉस अ रिवर ऑफ विथ 100 मीटर। ठीक है। The highest point of the bridge is 5 meter above the level of the banks. A car of mass 1000 kg is crossing the bridge at a constant speed of 20 meter per second. Using the notational indicated in the figure, find the force exerted on the bridge by the car when it is at the highest point of the bridge. ये क्वेश्चन है। जी की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं। ठीक है। हमको बताना है कि ये हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये कार होगी तो इसके द्वारा ब्रिज के कारण नॉर्मल रिएक्शन कितना एक्सपीरियंस किया जा रहा होगा। ये क्वेश्चन है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है ये। बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर मेन कंसेप्ट क्या है पहले अपन ये समझ लेते हैं। अगर हमको नॉर्मल कॉन्टैक्ट निकालना है इस हाईएस्ट पॉइंट पर, तो सबसे पहले तो अपन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एन हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा एम जी। और लेट्स से इस हाईएस्ट पॉइंट का ये पैराबोलिक ब्रिज है, सर्कुलर ब्रिज नहीं है, पैराबोलिक ब्रिज है। तो लेट्स से इस पैराबोला का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेट्स से वो आर है। इस पॉइंट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेट्स से वो आर है। इसको मैं लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आर। यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन आर मान लेते हैं। और ये जो कार है ये वी स्पीड से चल रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बाय द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन कि एम जी माइनस एन विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी कि जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट होगा वो हो जाएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास में, है कि नहीं। तो ये इक्वेशन होगी। तो यहाँ से हमारे पास में n की वैल्यू सिंपली हमको निकल करके आ जाएगी। यहाँ पे हमको m पता ही है, v भी हमको पता है। जो चीज़ हमको नहीं पता है वो है r। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये इस रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के अराउंड ही घूम रहा है। अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल पाएंगे इस पैराबोलिक ब्रिज का हाईएस्ट पॉइंट पर, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने के ही मैं आपको दो मेथड्स बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए अपन पहला मेथड देखते हैं, मेथड वन। ठीक है। मेथड वन किस चीज़ का? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का, क्योंकि बाकी तो हमने यहाँ पे कर ही लिया है। तो मेथड वन हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। तो देखो हमारे पास में दिया क्या हुआ है, हमको एक पैराबोलिक ब्रिज दिया हुआ है। तो पैराबोलिक ब्रिज हमने ड्रॉ कर लिया। इसकी ये वाली जो विड्थ है ये हमको दी हुई है डी। ठीक है ना, ये विड्थ हमको दी हुई है डी। और ये जो हाइट है हाईएस्ट पॉइंट वाली ये हमको दी हुई है एच, है ना। देखो डी और एच दिए हुए हैं। ठीक है। अपन क्या करते हैं, हमको क्या करना है, इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है हाईएस्ट पॉइंट का। तो मान लेते हैं कि ये 0,0 पॉइंट है और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो ये कि इन्वर्टेड पैराबोला बन गया। और हमको पता है कि इस इन्वर्टेड पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन होगी वो होगी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन होगी इस इन्वर्टेड पैराबोला की, है कि नहीं। वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे के अननोन है, लेकिन हमको पता है कि इस पैराबोला के ऊपर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमको पता है, ये वाली डिस्टेंस dy2 और dy2 होगी बाय सिमेट्री। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे dy2 माइनस एच, है ना। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो इन कोऑर्डिनेट्स को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, पैराबोला की इक्वेशन में। तो हमारे पास में आ जाएगा y कोऑर्डिनेट हो गया माइनस एच इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाइड बाय dy2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास में k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 4h अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है ना। और इस k की वैल्यू को अगर हम पैराबोला की इक्वेशन में वापस से यूज़ कर लें तो हमारे पास में पैराबोला की इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4h अपॉन डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में पैराबोला की इक्वेशन डेवलप हो गई। ठीक है। अब हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व पता है, तो हमको पता है कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन एनी कर्व उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल टू द पावर 3/2। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाई डी एक्स टू।
ये फॉर्मूला होता था रेडियस ऑफ कर्वेचर का, है कि नहीं। तो ये हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, और इन वैल्यूज़ को निकाल करके हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की फॉर्मूले में रखेंगे x बराबर 0 पर, क्योंकि हमको x बराबर 0 पर ही रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ओरिजिन पर। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4h/d² मल्टीप्लाइड बाय 2x, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इसकी वैल्यू आ जाएगी -8h/d²। ये हमारे पास में दोनों वैल्यूज़ आ गई। इन वैल्यूज़ को हम पुटअप कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को अगर आप पुटअप करते हैं तो आपके पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो कितना आ रहा है। एक्स की वैल्यू हमको रखनी होगी 0, क्योंकि हमको ओरिजिन पर निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे अगर हम डी वाई बाई डी एक्स में एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स तो 0 बन गया, तो न्यूमरेटर में तो केवल 1 बचा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में आ जाएगा -8h/d², यानी कि ये हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया d²/8h विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव का क्या मीनिंग है, नेगेटिव का मतलब है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये नेगेटिव यहाँ पर केवल उसका सेंस ऑफ डायरेक्शन बता रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना हुआ है, क्योंकि वाई एक्सिस हमने ऊपर मानी है, तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है। पर अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, d²/8h, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू को अब हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में ये इक्वेशन तो अवेलेबल ही है, mg - mv²/r। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि n की वैल्यू हो जाएगी mg - mv²/r। ये एक ही, इसको आप बोल दो लेट्स से इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। 2 और 3 इन दोनों को अगर आप यूज़ करते हो और डेटा पुटअप कर देते हो, सारा डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, मास अवेलेबल है, वेलोसिटी अवेलेबल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने निकाल ही लिया, डी और एच की टर्म्स में, डी और एच भी अवेलेबल है। जब आप इन वैल्यूज़ को पुटअप करते हो तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट की वैल्यू आ जाती है 8400 न्यूटन, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं, ये आंसर आ जाता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पहला मेथड हुआ। अभी दूसरा मेथड बाकी है। दूसरा मेथड और भी ज़्यादा कमाल का मेथड है, गजब का मेथड है। मेरे को दूसरा मेथड और भी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये जो पहला मेथड है ये प्राइमरीली एक मैथमेटिकल मेथड है, हमने इसको प्योर मैथमेटिक्स से सॉल्व कर दिया। ये भी अच्छा मेथड है, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड तो और भी गजब का है, मेथड 2, ठीक है। तो हम इस पैराबोला को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैराबोला हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। इसके अंदर ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमको दी हुई है d, और हाईएस्ट पॉइंट से ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमको दी हुई है h, ठीक है। हमको क्या करना है, इस हाईएस्ट पॉइंट पर निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ये क्वेश्चन। क्योंकि फिर तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट आ ही जाएगा अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए सबसे पहले हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने होंगे। वो ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कर्व की प्रॉपर्टी होती है, वो उसके ऊपर ट्रैवल करने वाले पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं होती। भले इस पैराबोला के ऊपर, इस पैराबोलिक ब्रिज के ऊपर कोई ट्रैवल करे कि नहीं करे, जो हाईएस्ट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कर्व की प्रॉपर्टी होता है, ना कि उसके ऊपर ट्रैवल करने वाले पार्टिकल की। तो पार्टिकल का कोई रिलेशन नहीं है रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो इस कर्व की प्रॉपर्टी होगी। पहली बात ये है, यानी कि अगर हम इस पैराबोलिक पाथ को एक प्रोजेक्टाइल का पाथ कंसीडर कर लें, क्योंकि हमको पता है एक प्रोजेक्टाइल जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा दिख रहा है, ये अगर आप इस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के जैसा कंसीडर कर लें और आप ये निकाल लें कि हाईएस्ट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो भी हमको आंसर मिल सकता है। तो हम इसको एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की तरह ट्रीट कर लेते हैं, जिसका रेंज हमको दिया हुआ है d और मैक्सिमम हाइट हमको दी हुई है h, ठीक है ना। रेंज हम ले लेंगे d और मैक्सिमम हाइट हम ले लेंगे h। ये दोनों डेटा लेकर के अगर हम हाईएस्ट पॉइंट का प्रोजेक्टाइल का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें, ये मान करके कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और ये एक ऐसा पैराबोला है जो कि एक प्रोजेक्टाइल के कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक पार्टिकल को आपने ग्राउंड से फेंक दिया और वो ग्राउंड पर लैंड कर रहा है, उस तरीके का अगर अपन इसको कर्व मान लें जिसका रेंज और मैक्सिमम हाइट आपको दिया हुआ है, इस तरह से अगर हम इस कर्व को इमेजिन करें और हाईएस्ट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दें, तो ये एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन की तरह सॉल्व करके भी हम हाईएस्ट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम मान लेंगे कि ये एक प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का एक केस है। यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया है, लेट्स से विद सम वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा,
ठीक है, थीटा को भी मानने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके एक्स और वाई कंपोनेंट मान लेते हैं, लेट्स से यू एक्स और यू वाई। हमने एक पार्टिकल को अंडर ग्रेविटी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में थ्रो कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने थ्रो किया पॉइंट ए से और ये पॉइंट बी पे लैंड कर जाता है, और उसकी जो रेंज है पार्टिकल की वो डी है और मैक्सिमम हाइट एच है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली एक जो इंपॉर्टेंट बात है जो कि स्टूडेंट्स अक्सर मिस करते हैं, वो ये है कि ये जो वेलोसिटी है यू, और ये वेलोसिटी और यहाँ पे जो हमको ये 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी हुई है जो कि कार की वेलोसिटी है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ये कार की जो वेलोसिटी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार तो जो है अलग अलग तरीके की इनफाइनाइट तरीके की वेलोसिटी से इस ब्रिज के ऊपर गुजर सकती है, लेकिन ये जो पार्टिकल है ये स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही इस तरीके के प्रोजेक्टाइल पाथ को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा जब उसकी रेंज डी आएगी और जब उसकी मैक्सिमम हाइट एच आएगी। तो यहाँ पर ये जो u की वैल्यू आएगी ये एक यूनिक वैल्यू आएगी। ये वो वाली u की वैल्यू है जिस वैल्यू से आप एक पार्टिकल को थ्रो करेंगे फ्रॉम द ग्राउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ताकि वो पार्टिकल जब वापस से ग्राउंड पे लैंड करेगा तो वो d डिस्टेंस की रेंज कवर कर चुका होगा और मैक्सिमम हाइट उसकी h रह चुकी होगी। ठीक है, ये उस तरीके के प्रोजेक्टाइल का मोशन है। तो ये u जो है ये उस प्रोजेक्टाइल मोशन की इनिशियल वेलोसिटी है। इसका इस कार की वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं है जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कार इस पैराबोलिक ब्रिज के ऊपर इनफाइनाइट तरीके की वेलोसिटी से चल सकती है, लेकिन ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ है ये u की एक स्पेसिफिक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही आएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे u निकालना पड़ेगा। हमको पता है कि ये u की जो भी वैल्यू आएगी तो हाईएस्ट पॉइंट पर तो ये यू एक्स ही रह जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है और वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और हमको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा या फिर जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल के ऊपर वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो एक्सेलरेशन केवल जी हो जाएगा। यानी कि जो पार्टिकल के ऊपर नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा हाईएस्ट पॉइंट पर वो जी होगा, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और हमको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो तो यू एक्स ही आ जाएगी, यू एक्स स्क्वायर अपॉन जी। ये हमारे पास में बन गई एक इक्वेशन, यानी कि अगर हमको यू एक्स मिल गया तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको यू एक्स चाहिए, तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं। अब तो ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है तो हम लिख सकते हैं डी क्या चीज़ है, रेंज है, और हमको पता है रेंज का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन बन जाएगी मैक्सिमम हाइट के लिए, वो हो जाएगी यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में। ये इक्वेशंस अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं यू एक्स और यू वाई की वैल्यूज़। इसको आप सॉल्व करते हैं, इसको आप एलिमिनेशन करके सॉल्व तो कर ही सकते हैं। यू वाई को एलिमिनेट कर दीजिए, यू एक्स आ जाएगा। यू एक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है डी स्क्वायर जी अपॉन 8h। ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास में यू एक्स की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी स्क्वायर अपॉन 8h। ये आ गई रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू। और आप देख सकते हैं कि जो मेथड 1 में हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू निकाली थी वो भी यही थी, डी स्क्वायर अपॉन 8h। कितनी कमाल की बात है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट को यूज़ करके हमने पैराबोलिक ब्रिज के हाईएस्ट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया। कितनी गजब की बात है, विदाउट यूजिंग एनी मैथमेटिक्स, कोर मैथमेटिक्स कंसेप्ट लाइक दिस फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ से हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ गई, और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो आंसर भी सेम ही आने वाला है। तो अब हमको निकालना था नॉर्मल कॉन्टैक्ट, तो वो हो जाएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और आप इसकी वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं। सारी की सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, तो यहाँ से भी आंसर वही आ जाता है 8400 न्यूटन। और यही है आंसर इस क्वेश्चन का। तो देखिए कितने कमाल के हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए, कितना मज़ा आ गया, कितना कमाल का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्टूडेंट्स अच्छे से रिवाइज कीजिए, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए विदाउट सीइंग माय सॉल्यूशन टिल द करेक्ट आंसर, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे इसी तरीके के नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ में आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।